Okay, so we are going to go ahead with next question. तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, a lift is going up. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए when the lift is going up g plus a, क्योंकि जानबूझ के आपको एक ग्राफ दिया है, that graph may lead to confusion, लेकिन जैसे तुमने पढ़ा लिफ्ट इज गोइंग अप तो g plus a, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब the total mass of the lift and the passenger is 1500 kilogram. The variation in the speed of the lift is as given in the graph. तो एक ग्राफ है जहां पे आपको वेरिएशन इन द स्पीड दिया हुआ है. So tension in the rope pulling the lift at t equal to 11 second will be. So t equal to 11 second पे what will be the tension in the rope which is pulling the lift up. तो as I told you कि up मतलब g plus a. Okay. मास आपको 1500 दिया हुआ है, g की वैल्यू डिपेंड करता है a की वैल्यू पे. तो g की वैल्यू 9.8 लेना है कि 10 लेना है वो a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. तो पहले a का वैल्यू फाइंड करो. अब a का वैल्यू आपको फाइंड करना है, लेकिन कौन से सेकंड में बोला है? 11 सेकंड. तो सबसे पहले ग्राफ में लोकेट कर लो आप 11 सेकंड. 11 सेकंड मतलब 10 से 12 के बीच में. और इफ यू आर नोटिसिंग यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है. जब लीनियर डिक्रीज हो तो उस टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आती है. और एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम कैसे फाइंड करते हो? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप. तो आपको स्लोप कहां निकालना है? बिटवीन 10 to 12. अगर बोला होता फर्स्ट सेकेंड 1 सेकेंड तो कहां देखते? 0 से 2. बोला होता फिफ्थ सेकेंड तो कहां देखते? 2 से 10. और 2 से 10 में तो एक्सेलरेशन 0 आएगा, क्योंकि 2 से 10 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. 11 सेकेंड बोला है तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड कर लो. हाउ डू यू फाइंड एक्सेलरेशन? इज v माइनस u बाय t, या फिर स्लोप ऑफ द ग्राफ. एक ही बात है. इफ यू वांट टू यूज स्लोप ऑफ द ग्राफ, वो भी एक ही चीज है. स्लोप कैसे निकालते हो? यू नीड एनी 2 पॉइंट्स. यू सिलेक्ट 2 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन जिसकी आपको वैल्यूज पता हो, कोऑर्डिनेट्स पता हो. यहाँ पता है क्या? x कोऑर्डिनेट मतलब टाइम कोऑर्डिनेट क्या है? 10. और y कोऑर्डिनेट मतलब स्पीड कितना है? 3.6. यहां पे टाइम कोऑर्डिनेट कितना है? 12. और स्पीड कोऑर्डिनेट 0. तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे? स्लोप से. स्लोप क्या आएगा? ऑफ कोर्स v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. y2 माइनस y1 मतलब v2 माइनस v1. x2 माइनस x1 मतलब t2 माइनस t1. v2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2? 0 है. 0 है. v2 ये सेकेंड पॉइंट है. 10 3.6 ये x1 y1 जैसा है, और 12 0 ये x2 y2 है. y2 मतलब v2. v2 कितना है? 0. और वैसे भी दिख रहा है रिटार्डेशन है, माइनस आना ही चाहिए था. 0. v1 कितना है? 3.6. t2 इज 12 एंड 10. तो a आ जाएगा माइनस 3.6 बाई 2 मतलब माइनस 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि डिपेंड करता है a की वैल्यू पे g की वैल्यू कितनी लेंगे. तो अगर वो 1.8 है तो g की वैल्यू 9.8 लेंगे. अगर ये 2 आता तो g की वैल्यू हम लोग 10 लेते. तो टेंशन T इज मास विच इज 1500. दिस इज 9.8 माइनस 1.8. ओके. प्लस था, लिफ्ट इज गोइंग अप प्लस था, लेकिन 11 सेकेंड पे रिटार्डेशन है तो माइनस आ गया. यहाँ पे 9.8 में से 1.8 गया 8. 15 8 is 120 और साथ में 2 0 और, तो 12,000 न्यूटन. 12,000 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी. A 100 gram iron ball having velocity 10 meter per second collides with a wall at an angle 30 degree. एक 100 ग्राम का बॉल है विच इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. उसका एक वॉल के साथ कोलिजन हो गया और एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री पे कोलिजन हुआ. एंड रिबाउंड्स विद द सेम एंगल. रिबाउंड्स विद द सेम एंगल मतलब सेम एंगल पे वापस गया. ओके. इफ द पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द वॉल इज 0.1 सेकेंड देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वॉल इज. ऐसे क्वेश्चंस को आप दो अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो मैं दोनों ही बता देता हूँ. पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लेना. 100 ग्राम का आयरन बॉल है जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड. इट कोलाइड्स विद अ वॉल एट एन एंगल 30 डिग्री. तो ऐसा है, दिस इज अ वर्टिकल वॉल. देयर इज
अ बॉल विच इज लेट अस से मूविंग समथिंग लाइक दैट, ऐसा मूव हो रहा है एंड इट कोलाइड्स। तो जहां पे कोलिजन हुआ वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, क्योंकि एंगल्स के लिए तुमको नॉर्मल्स की जरूरत पड़ेगी। आइडियली स्पीकिंग नॉर्मल्स के साथ ही एंगल मेजर होता है। अब द आइडिया इट इज, थोड़ा सा क्वेश्चन में एंड लीड टू कंफ्यूजन। कोलाइड्स विद अ वॉल एट एन एंगल 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री किसके साथ ये बताया नहीं, तो दे हैव नॉट टोल्ड यू 30 डिग्री विथ वॉल और विथ नॉर्मल। तो हम लोग फिलहाल टेम्पररीली 30 डिग्री विथ नॉर्मल मान के चलते हैं। अगर आंसर नहीं आया तो फिर 30 डिग्री विथ वॉल तो ये 60 बन जाएगा, वो बाद में देखेंगे, पर टेम्पररी ऐसा मान के चलो नॉर्मल, क्योंकि एंगल नॉर्मल से ही मेजर होता है। गुड, देन ऐसा आया, कोलाइड होके वापस गया। इसमें और एक चीज़ है जो हमको नहीं बताई, कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं ये नहीं बताया है। तो इस केस में जहाँ पे कोलिजन के बाद वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है वहाँ पे नॉर्मली वेलोसिटी सेम होता है, मतलब v स्पीड के साथ आया और v स्पीड के साथ गया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया। इसके टोटल 3 मेथड्स है। एक मेथड ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि तुमको फोर्स फाइंड करना है। फोर्स क्या होता है, dp बाई dt। dt दिया हुआ है कितना, dt 0.1। दूसरा मेथड है m इंटू ए, और तीसरा मेथड है, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने। तो लेट अस फर्स्ट लुक एट मेथड नंबर 1। यहाँ पे सबसे पहले यू हैव टू डू कंपोनेंट्स, और मैंने आपको बताया था कि ये वेक्टर कहाँ पॉइंट कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है। तो x कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, y कंपोनेंट नेगेटिव आएगा। ये 30 तो ये भी 30, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, इफ दिस इज 30 तो वहां पे जो एंगल बनेगा ये भी 30 होगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो जाएगा आपका v cos 30, ये आ जाएगा आपका v sin 30। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब माइनस कर लेंगे, तब देख लेंगे उसको माइनस। देन इन दिस केस ये जो वेलोसिटी है इसके भी 2 कंपोनेंट कर देंगे, और क्योंकि ये वेलोसिटी इट इज पॉइंटिंग इन द 3rd क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30, करस्पॉन्डिंग एंगल्स 30। तो ये क्या आ जाएगा, v cos 30, और ये क्या आ जाएगा, v sin 30। मैं 2 मेथड्स को मर्ज करने वाला हूँ यहाँ पे, तो ध्यान देना अच्छे से। आई एम गोइंग टू टेल यू वन फुल फ्लेश्ड मेथड एंड द अदर विल बी अ शॉर्टकट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देख के सॉल्व हो जाते हैं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस केस, ध्यान दो। चलो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर तुम देखोगे ना, इनिशियल वेलोसिटी u बार, इट विल बी v cos 30 i कैप माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड्स, तो माइनस v sin 30 j कैप। अगर तुम फाइनल वेलोसिटी देखोगे फाइनल, तो दोनों माइनस आएंगे, तो माइनस v cos 30 i कैप माइनस v sin 30 j कैप। करेक्ट। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सही है। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कॉमन आ गया तो v बार माइनस u बार, v बार आपके पास है, u बार आपके पास है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कर लो सब्ट्रैक्ट। तो dp बार इक्वल टू मास, v बार क्या है, v बार माइनस v cos 30 i कैप माइनस v sin 30 j कैप माइनस v cos 30 i कैप माइनस माइनस प्लस v sin 30 j कैप। क्या कैंसिल हो गया, v cos 30 सॉरी v sin 30 एंड v sin 30 j कैप। एंड मैंने आपको बताया कि 2 मेथड्स को मैं मर्ज करने वाला हूँ, तो दैट इज अ ट्रिक विच यू कैन यूज हियर। जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सबसे पहले जस्ट इमेजिन द कंपोनेंट्स। 30 डिग्री एंगल था, तो बिफोर कोलिजन कंपोनेंट्स थे v cos 30 और v sin 30। v cos 30 is pointing to the right and v sin 30 is pointing vertically downwards। कोलिजन के बाद सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रिवर्स हुआ, 180 से x कंपोनेंट 180 से उल्टा हो गया, सही है, और y कंपोनेंट जहां पहले था वहीं पे, करेक्ट, राइट। फोर्स के लिए क्या करते हो, चेंज इन मोमेंटम करते हो ना, ऐसा चेंज इन मोमेंटम।
चेंज इन मोमेंटम किससे आता है? मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। वही तो किया ना हमने, मास कॉमन निकाला, ये क्या बचा? चेंज इन वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, जिसमें कोई चेंज नहीं है उसमें क्या चेंज है? जीरो। तो सिर्फ देख के बता दो कि किसमें चेंज नहीं हुआ। तो ये कंपोनेंट लिखना ही नहीं था, लिख के कैंसिल करने में क्या मतलब निकलता है? लिखना ही नहीं, ऐसे वो छोड़ देना। और कॉस कंपोनेंट रिवर्स हो गया, 180 से उल्टा हो गया। जब 180 से डायरेक्शन चेंज होना तो चेंज डबल होता है। क्या होता है? डबल, 2 टाइम्स। तो अगर एक वेक्टर पहले x के अलोंग पॉइंट कर रहा था, अभी -x के अलोंग पॉइंट कर रहा है, तो उसमें चेंज है डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देख लो यहाँ पे डबल है कि नहीं? -v cos i कैप -v cos i कैप, तो कितना हो गया? -2v cos i कैप हो गया। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूं, ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैं माइनस साइन छोड़ दूंगा, डायरेक्शन भी छोड़ दूंगा, तो क्या आएगा? 2mv cos 30। तो ट्रिक समझ में आया? जिसमें चेंज नहीं हो रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है, उसको छोड़ देना, क्योंकि तुम dp की बात कर रहे हो। dp मतलब बेसिकली mdv, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा वो। तो जो चेंज हो रहा है सिर्फ वही लिखना। और वो जो चेंज है वो डायरेक्शन 180 से उल्टा अगर होता है तो डबल चेंज होता है। अगर कोई कंपोनेंट पहले अलोंग x था, अब वो अलोंग -x हो गया, तो डबल चेंज होता है। हो गया? फाइन, डन, क्लियर यहाँ तक? यू आर सपोज टू फाइंड आउट फोर्स। फोर्स इज व्हाट? dp by dt। dp कितना आया? 2mv cos 30 अपॉन dt 0.1। चलो वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर लेंगे अब। तो यू हैव 2 into मास। व्हाट वाज द मास? 100 grams। 100 ग्राम था ना? दैट इज 0.1 किलोग्राम। 100 ग्राम इज 0.1 किलोग्राम। स्पीड शायद 10 था, इफ आई रिमेंबर 10 था। cos ऑफ 60 ये होता है cos ऑफ 30 √3/2 अपॉन टाइम कितना था कोलिजन का? 0.1 हो गया। कैंसिल एंड कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। तो क्या है आंसर? 10√3। 10√3 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल 30 रहेगा, तो ये एंगल 60 होगा, राइट? ये भी 60 होगा, फिर दिस इज ऑल्सो 60। अब ये 60 है, तो जो कंपोनेंट्स है वहां पे 30 की जगह पे क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। गुड। अगर ऐसा है तो जहां जहां 30 दिख रहा है वहां हर जगह पे 60 करना पड़ेगा हमको। तो यू विल राइट डाउन 60 एवरीवेयर। अभी आ जाएगा आंसर, कोई इशू नहीं है अब। गुड, हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यू विल राइट डाउन 60 एंड 60। तो 60, ये भी 60 हो जाएगा, दिस इज 60, दिस इज 60। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 60। हियर ऑल्सो यू विल हैव 60। गुड। व्हाट इज cos 60? 1/2। तो ये गया, तो क्या है आंसर? 10। तो आंसर इज 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन डायरेक्टली नाउ। अभी इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू इमेजिन द कंपोनेंट्स। तो कोलिजन से पहले वेलोसिटी वाज पॉइंटिंग इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव। कोलिजन के बाद इट इज पॉइंटिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव। तो सिर्फ x है जिसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो y कंपोनेंट तो उधर ही छोड़ देना, बचा x। और क्योंकि रिवर्स हो गया, 180 से उल्टा हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ x कंपोनेंट था, अगर आपको याद होगा वेलोसिटी का, v cos 60 था ना, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया 2v cos 60। व्हाट इज cos 60? हाफ, राइट? तो 2v cos 60 मतलब 2v इंटू हाफ और 2 कैंसल। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? v टोटल। आपको क्या फाइंड करना है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट फोर्स। व्हाट इज फोर्स? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब dp/dt। व्हाट इज dp? mdv। क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, तो mdv। तो सिर्फ dv मिल गया आपको, तो आपका काम हो गया। मैं वापस बता रहा हूँ, वेलोसिटी का चेंज इज डबल ऑफ x कंपोनेंट। y कंपोनेंट तो चेंज नहीं हुआ, वो तो छोड़ देना आप। चेंज हुआ x कंपोनेंट, डबल चेंज हुआ। x कंपोनेंट क्या था? v cos 60, उसका डबल कर दो
2v cos 60, cos 60 हाफ है, 2 कैंसिल तो v आ गया, मतलब dv इज v, dv इज v। तो व्हाट इज फोर्स dp बाई dt, dp क्या था m dv, dv इज v, तो mv बाई t, m is 100 ग्राम which is 0.1 किलोग्राम एंड dt is also 0.1, तो 0.1 कैंसिल, तो बचा क्या v, और v 10 था तो आंसर भी 10 ही आने वाला था, v 10 था कि नहीं, तो आंसर क्या आने वाला था 10। ये स्पीड आपको लाना पड़ेगा अगर आपको किसी भी टाइप का एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हो ना, व्हेन यू आर रीडिंग सच क्वेश्चन, स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। हमेशा ऐसा करना, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। और ये तो वर्टिकल वॉल लिया है, चलो मैं आपको हॉरिजॉन्टल वॉल का भी करके दिखाता हूँ। मतलब लाइक अ फ्लोर, ऐसा एक फ्लोर था, बॉल आया, टप्पा खाया, गया, ओके, इट जस्ट जंप्स बैक विथ सेम वेलोसिटी। देन यू हैव, लेट अस से ये नॉर्मल है और ये एंगल आ गया आपका थीटा, तो ये भी थीटा है, स्पीड था v, वो भी v है। इनिशियल स्पीड इज पॉइंटिंग इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, एंड फाइनल वन ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ आर पॉजिटिव। तो किस में चेंज है और किस में चेंज नहीं है, x में चेंज नहीं है और y में चेंज है। y में कितना चेंज है, डबल वाला, तो चेंज इन वेलोसिटी इन दिस केस डेल्टा v या dv, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ vy। सिर्फ अभी vy ये कॉस है कि साइन है वो देखना पड़ेगा आपको। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा है, ये कौन सा कंपोनेंट हो गया फिर, कॉस कंपोनेंट एडजेसेंट, तो यहाँ पे साइन कंपोनेंट, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट साइन बन गया, मतलब वापस से साइन कैंसिल होगा, तो फिर क्या आएगा, सेम। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2v cos थीटा। मतलब व्हाट डू यू सी, अगर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल दिए हो, irrespective of whether the wall is vertical or the wall is horizontal, the surviving component is always cos component, लेकिन एंगल शुड बी गिवन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, करेक्ट। तो ये ट्रिक अभी इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, a bullet of mass 5 ग्राम is shot from a gun of mass 5 किलोग्राम। बुलेट जिसका मास 5 ग्राम है, इट इज शॉट फ्रॉम अ गन जिसका मास 5 किलोग्राम है। मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 500 मीटर पर सेकेंड। द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इज, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में रिकॉइल ऑफ गन का एग्जांपल लिया था। तो रिकॉइल ऑफ गन में क्या था कि बिफोर यू फायर करने से पहले दोनों के दोनों गन एंड बुलेट बोथ आर एट रेस्ट। तो बुलेट भी रेस्ट पे है और गन भी रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाता है 0। फाइनल मोमेंटम इट इज बेसिकली मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन। मोमेंटम ऑफ बुलेट इज mb/vb, momentum of gun is mg/vg, and according to law of conservation of linear momentum, total initial momentum is equal to total final momentum। तो यह आ जाएगा 0 इक्वल टू mb/vb प्लस mg/vg। तो you will get vg from here minus mb/vb upon mg। मास ऑफ बुलेट 5 ग्राम बोला है, तो 5 × 10⁻³ वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 500 मीटर पर सेकंड दिया ना मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी मतलब जब वो पाइप से बाहर निकलता है तब उसका स्पीड जो होता है उसको मजल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर राइफल है तो बुलेट अंदर से फायर होगा, बाहर आते आते उसका वेलोसिटी चेंज होता है क्योंकि अंदर फ्रिक्शन है। तो जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी इज 500। मास ऑफ गन कितना दिया हुआ है आपको, 5 kg बोला हुआ है, करेक्ट, डन, खत्म, कैंसल एंड कैंसल। 500 × 10⁻³ इज 0.5, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। आई विल मेक इट लिटिल सिंपल टू सॉल्व, तो थोड़ा ध्यान दो। अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज 0, एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, तो 3 पीसेस हो गए एक्सप्लोजन के बाद। 2 ऑफ विच ऑफ मास m/4, तो 3 में से 2 का मास m/4 है, तो m/4 प्लस m/4 इज m/2, तो बचा हुआ जो तीसरा पीस है उसका मास m/2 होगा। m में से m/4 m/4,
तो बचा कितना m/2। जो तीसरा पीस है उसका मास कितना है m/2। ईच आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो दो पीसेस थे जिनका मास m/4 था, दे आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बताता हूँ क्यों। विथ वेलोसिटीज ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेंट, वैल्यूज देख के ही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। द थर्ड पीस विल बी थ्रोन ऑफ विथ वेलोसिटी ऑफ, ऐसा है, एक्सप्लोजन के बाद एक पीस यहाँ पे गया, एक पीस यहाँ पे गया। तो लेट अस से दिस इज पीस नंबर 1, मास m1 विच इज m/4। दिस इज पीस, इसी का वेलोसिटी दिया हुआ है आपको, लेट अस से कितना बोला हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। ये जो दूसरा पीस है इसका मास भी m/4 है, इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। अब तीसरा पीस कहीं पे भी जाए, यहां जाए, यहां जाए, कहीं भी जाए, ये हमेशा डायगोनल जैसे ही रहने वाला है। इट इज ऑलवेज डायगोनल, ऐसा ही होता है। तो जब दो पीस एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो तीसरा ऑफ डायगोनल ही होता है, मतलब डायगोनल ही जाता है वो। आप बोलोगे तो 2D केस है, 3D भी लोगे ना तो इस 3D का प्रोजेक्शन तुमको 2D पे ही करना पड़ेगा। तो बेटर ऑफ जब दो पीसेस परपेंडिकुलर हो तो तीसरा पीस यहां भी अगर जाता है ना, यहां भी जाता है, तो भी इन दैट केस ऑल्सो जो ये आंसर मिलेगा उसके लिए सेम आंसर आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आई टोल्ड यू कि वेक्टर्स को मैं चाहूँ वहां मूव कर सकता हूँ। आई कैन जस्ट कीप इट हियर, करेक्ट। इफ आई कैन जस्ट कीप इट हियर, आई कैन ऑल्सो कीप दिस वन हियर। तो क्या बन गया वापस से डायगोनल। तो हमेशा रिजल्टेंट कहाँ जाता है? डायगोनल, राइट। तो याद रखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ थर्ड पीस कहाँ जा रहा है, वी जस्ट डोंट केयर, वो हमेशा डायगोनल जैसा ही बनने वाला है। तो ये जो तीसरा पीस है, ये इसका मोमेंटम p3 है, मास m3 जो आपको ऑलरेडी पता है m/2, और v3 हमको फाइंड करना है। v3 फाइंड करने के लिए बोला है आपको। तो अगर एक वेक्टर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डायगोनल है तो इट बिहेव लाइक रिजल्टेंट। याद है क्या रिजल्टेंट? रिजल्टेंट क्या होता है अलॉन्ग द डायगोनल। तो p3 कैसा हो गया? लाइक रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? p1 एंड p2 का। तो p3 में क्या लिखूंगा? p3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2 p1 p2 cos थीटा। लेकिन थीटा यहाँ पे कितना है? 90। व्हाट इज cos 90? 0। इसलिए अननेसेसरी टर्म्स लिखने नहीं। दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। p3 is m3v3, p3 is m3v3 equal to under root of p1 square, that is m1v1 square plus m2v2 square। इसमें से m1 और m2 की वैल्यू सेम है ना, m/4 एंड m/4। m3 कितना था? m/2 v3। m1 स्क्वायर और m2 स्क्वायर की वैल्यू सेम है, कितनी है? m/4। तो मैं m/4 दोनों में से क्या निकाल लूंगा? कॉमन, स्क्वायर करके निकालूंगा। तो यहाँ क्या बचेगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। सही है। और ये m/4 का रूट ले लेंगे, तो m/4 के स्क्वायर का रूट क्या होगा? m/4। ओके। और ये क्या है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मैंने इसलिए बोला कि देख के ही समझ में आता है आंसर क्या है। व्हाट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर? 25। 25 का रूट कितना? 5। 5/2 कितना? 2.5। तो आंसर इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। 2.5, ऑप्शन नंबर सी। Question number 16th. At a certain instant of time, the mass of a rocket going up vertically is 100 किलोग्राम। अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि जैसे रॉकेट ऊपर जाता है वो अपना फ्यूल बर्न करता है और गैसेस को इजेक्ट करता है, मतलब मास कम 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 होता जाएगा। तो एक किसी सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मास ऑफ द रॉकेट इज 100 किलोग्राम। बहुत कम है बट ठीक है, अभी बोला है तो लेना पड़ेगा। 100 किलोग्राम का कोई रॉकेट नहीं होता, इट इज इन थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स। ठीक है। एनीवेज, इफ इट इज इजेक्टिंग 5 किलोग्राम ऑफ गैस पर सेकेंड, इजेक्टिंग 5 किलोग्राम ऑफ गैस पर सेकेंड। तो अगर आपको ये क्या पैरामीटर दिया ये समझा नहीं, किलोग्राम पर सेकेंड मतलब dm/dt। वेरी गुड। एट अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको याद होगा इसको हमने एग्जॉस्ट स्पीड नाम दिया था, तो v का वैल्यू है द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट वुड बी। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है।
एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉकेट, एक्सेलेरेशन पूछा है आपको, तो एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड करते हैं? टू सिंपल। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, थ्रस्ट मतलब फोर्स, फोर्स इस केस में होगा m इंटू जी प्लस ए, बिकॉज द रॉकेट इज गोइंग अप। बट इफ यू रिमेंबर फोर्स इज dp बाई dt, तो m g प्लस a, बट p is mass into velocity, then you apply product rule of derivative, तो mass constant dv by dt plus v constant dm by dt equal to mg plus a। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एग्जॉस्ट स्पीड है वो 400 मीटर पर सेकेंड है। अगर स्पीड की वैल्यू बता दी, मतलब स्पीड कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो पहला टर्म हो गया 0, पहला टर्म 0 हो गया। तो अब हमारे पास बचता है सिर्फ v dm by dt इक्वल टू m g प्लस a। तो यहां से m डिवाइड कर लो तो क्या हो गया, v बाई m dm बाई dt इक्वल टू g प्लस a। तो a क्या आ जाएगा, v बाई m dm बाई dt माइनस g। ठीक है, हो गया, गुड। तो a इक्वल टू v कितना था 400, मास कितना था 100, dm बाई dt कितना था 5 किलोग्राम पर सेकेंड, 5 किलोग्राम पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। तो 20 माइनस 10 मतलब कितना 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी गुड। अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको वो सारे पुली के केसेस बताए थे, और मैंने आपको बोला था कि हम लोग जो एक्चुअली यहाँ पे इक्वेशंस डिराइव कर रहे हैं, दैट इज नॉट थ्योरी पार्ट बट दैट दोज आर न्यूमेरिकल्स इटसेल्फ। तो अगर आपको वो सारा बेसिक्स याद होगा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में अभी यू विल नॉट हैव एनी ट्रबल, बहुत फास्ट हो जाएगा। पहले पूरा क्वेश्चन देख लो अच्छे से। 3 इक्वल वेट्स, इक्वल वेट्स मतलब ए बी सी मासेस सेम है, ऑफ मास 2 किलोग्राम, ईच आर हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पुली। तो पुली में फ्रिक्शन नहीं है, एज शोन इन फिगर। द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग वेट्स बी एंड सी, तो बी और सी इन दोनों को जो स्ट्रिंग कनेक्ट कर रहा है उसमें टेंशन कितना है, ऐसा आपको पूछा है, राइट। तो आई विल गिव यू अ वेरी शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टेंशन बिटवीन बी एंड सी मतलब ये, मैं इसको फिलहाल टी बोल देता हूं, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ पे जो ना, यहाँ पे वेट होगा 2g, क्योंकि इसका मास है 2 और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, वेट इज mg, तो वेट इज 2g। सिर्फ ये याद रखो आप, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते हैं। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको स्टेप्स कम करने हैं ना, इफ यू वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स, तो यू नीड टू पे अटेंशन हियर। ओवरऑल बी और सी टोटल मिला के 4 kg है, तो यहाँ पे मास ज़्यादा है, तो ये सिस्टम राइट साइड में नीचे जाएगा और लेफ्ट साइड में ऊपर जाएगा विद सेम एक्सेलरेशन, राइट, करेक्ट। एंड देन टेंशन फाइंड करना है। डू यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू टेंशन कैसे फाइंड करते हैं, मास इनटू जी प्लस है या फिर जी माइनस है, डिपेंडिंग ऑन डाउनवर्ड मोशन है कि अपवर्ड। आपको टेंशन कहाँ फाइंड करना है, बिटवीन बी एंड सी, राइट। तो बी एंड सी के बीच में टेंशन फाइंड करना है, तो सी नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, नीचे, तो क्या लिखेंगे जी माइनस ए, और एम की वैल्यू 2 है। अगर मुझे ए मिल जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, और ए कैसे फाइंड करते हैं मैंने ये भी बताया था, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, सही है। नेट फोर्स, इस सिस्टम को नीचे लाने के लिए राइट हैंड साइड पे टोटल फोर्स कितना है 2g प्लस 2g, मतलब कितना 4g, और दूसरे साइड पे लेफ्ट साइड पे 2g। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का 2g है वो अपोज कर रहा है, तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, समझ में आया यहाँ तक। 2g 4g, ये 4g सिस्टम को नीचे लाएगा राइट साइड में, और ये जो ए ब्लॉक है उसका जो वेट है वो अपोज करेगा, तो 4g माइनस 2g अपॉन टोटल मास इज 6, 2 प्लस 2 प्लस 2 हो गया। तो ए कितना हो गया 2g बाई 6, मतलब कितना g बाई 3। अब ये a का वैल्यू टेंशन के इक्वेशन में जाएगा,
तो देयरफॉर टेंशन T इक्वल टू m g minus g by 3. You know what is g by 3? g minus g by 3 2g by 3. तो m into 2g by 3 हो गया. मास का वैल्यू 2, g का वैल्यू 9.8. अब बोलोगे 10 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमको कहीं बोला नहीं है 10 लेने के लिए, और ऊपर से ऑप्शन सुन देखो तो नॉर्मली यू विल सी दे आर काइंड ऑफ लाइक फ्रैक्शन में भी है, तो ठीक है 9.8 रखो. ज़्यादा क्लियर? तो 4 into 9.8. हाउ मच इज 4 into 9.8? चलो 4 into 10 मान लो, 4 into 10 कर लो ना, 40 by 3 कितना होता है? 13 पॉइंट समथिंग. तो 13 पॉइंट समथिंग 13 के आसपास आएगा, 13 न्यूटन. खत्म, डन, हो गया. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 18. अब इसके आगे सारे के सारे क्वेश्चंस पुली या फिर जो हमने देखा था मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के हैं, और ये सारे ही क्वेश्चन नॉर्मली दे आर टेकन टू बी लाइक अ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस. कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दे आर टू सिंपल. अगेन आई एम टेलिंग यू, जब तक तुम्हारे थ्योरी के बेसिक्स क्लियर नहीं हो तब तक डिफिकल्ट लगता है, बाद में देन एवरीथिंग इज सिंपल. तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, 2 masses 2 kg and 3 kg are attached to the end of a string passed over a pulley fixed at the top. Tension and acceleration are. अभी इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करेंगे. 2 kg 3 kg, एक साइड पे 3g एक साइड पे 2g, 3g minus 2g that is g, और टोटल मास इज 5, तो g by 5, एक्सेलेरेशन इज g by 5. तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, बचा सी एंड डी. यहाँ तक क्लियर? और क्या पूछा है आपको पूछा है टेंशन. अब ऐसा है, दोनों में से कोई भी मास आप इमेजिन कर लो, विच एवर यू वांट. अगर आप 3 kg का मास ले रहे हो तो 3 kg ये ज़्यादा मास है, तो सिस्टम नीचे जाएगा, तो टेंशन विल बी मास इंटू जी प्लस ए माइनस ए. वेरी गुड, जाग रहे हो, गुड. ओके, तो जी माइनस ए, जी माइनस जी बाय 5, 4g by 5, और मास 3 kg था, तो 4g by 5 इंटू 3. ऑप्शन नंबर डी, खत्म. और अगर आपको लगता है कि अगर हमको 2 kg से सॉल्व करना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है. 2 kg ऊपर जा रहा था तो क्या लिखोगे? प्लस, तो g प्लस जी बाय 5, 6g by 5 इंटू मास कितना था? 2 था ना. हाँ, तो 2 इंटू 6g by 5 मतलब 12g by 5. डन, खत्म. ये क्वेश्चन भी हम वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं. चलो, ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल सरफेस का है, तो पहले मैं बता देता हूँ सॉल्व कैसे करना. फिर अगला क्वेश्चन रिलेटेड है, सेम टाइप का है. ओके, तो 3 ब्लॉक्स A, B एंड C weighing 1, 8 एंड 27 किलोग्राम, 1, 8 और 27, तो टोटल 36 हो गया. तो नंबर पढ़ते पढ़ते भी ऐड कर लेना. 1 + 8 इज 9, 9 + 27 इज 36. तो टोटल मास 36 है, क्योंकि तुमको एक्सटेंशन फाइंड करना ही पड़ेगा. ओके, आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विथ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड आर मूविंग ऑन स्मूथ सरफेस. तो ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है. T3 इज इक्वल टू 36 न्यूटन. मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है ना, ये कितना है? 36 न्यूटन. अगर आपको याद होगा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स में दोनों में से एक साइड में हम लोग पुल फोर्स लगाते हैं. तो इन्होंने तुमको कंफ्यूज करने के लिए T3 बोल दिया, तो तुम सोचोगे T3 टेंशन है. वो टेंशन नहीं, वो पुल फोर्स है, मतलब वो ड्राइविंग फोर्स है. राइट, करेक्ट. व्हाट इज द एक्सेलेरेशन? ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास. ड्राइविंग फोर्स कितना 36, तो फोर्स अपॉन टोटल मास 36 by 36, 36 अपॉन 36 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया एक्सेलेरेशन. क्या पूछा है आपको? T2 इज इक्वल टू, अब इसको भी मैं सिंपल तरीके से करके दे देता हूं आपको. T2 मतलब यहां पे मैंने आपको बताया था, टेंशन निकालना है तो वो जो स्ट्रिंग है वो कितने मासेस को खींच रहा है वो देखो. किसको खींच रहा है? उसके पीछे कितना मास है वो देखना पड़ता है. तो मैं लिख देता हूं m बैक. ठीक है, m बैक उस स्ट्रिंग के पीछे कितना है इनटू एक्सेलरेशन. इनटू क्या आएगा? अरे टेंशन मतलब फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन. सही है ना? व्हाट इज टोटल मास बिहाइंड द स्ट्रिंग? 9, मतलब 1 + 8, और वो कितना आ गया? a कितना आ गया? a 1, तो क्या आएगा? 9. तो 9 है ना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी.
ये स्ट्रिंग के पीछे कितना मास है वो देखना पड़ता है। T2 पूछा है तो T2 के पीछे मतलब जहां से ड्राइविंग फोर्स लगाया है उसके अपोजिट साइड, तो T2 के पीछे दो ब्लॉक थे A और B। A का मास 1 था, B का मास 8 था। 1 + 8 9 है। एक्सेशन ऑफ द सिस्टम इज 1, तो 9 × 1 इज 9। अगर आपको T1 पूछा होता तो 1 × 1, राइट, गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आ रहा है, कोई बात नहीं। 3 solids of masses m1, m2, m3 are connected with weightless string in succession and are placed on a frictionless table। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, डायग्राम भी सेम ड्रॉ कर सकते हो तुम। ओके, इफ मास m3 मतलब ब्लॉक C m3 इज ड्रैग्ड, ड्रैग मतलब खींचना, विद अ फोर्स T, the tension in the string between m2 and m3 is, m2 and m3 मतलब बेसिकली B और C के बीच में। फिर वही बात हो गई, what will be acceleration, driving force upon total mass। what is driving force? T। what is total mass? m1 plus m2 plus m3। what is the acceleration? T upon m1 plus m2 plus m3। और m2 और m3 के बीच में जो वायर है उसके पीछे दो ब्लॉक्स है। कौन से दो है? m1 एंड m2। तो क्या लिखोगे? m1 प्लस m2 इंटू टी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो कहां पे है? C। यू सी, आंसर इज C। हो गया। और बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डिफिकल्ट है। कौन से एंगल से डिफिकल्ट है ये? हाँ, लेकिन तुमको ये ट्रिक्स अभी इसके आगे खुद को बहुत प्रैक्टिस करनी है। टू सिंपल। जाए अभी अगले क्वेश्चन पे, पक्का? फिर वही बात, सेम क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। 3 blocks of masses m1, m2, m3 are connected by massless strings as shown on a frictionless table। They are pulled with a force of, तो T3 की वैल्यू बता दी कितनी है? 40 न्यूटन। तो ड्राइविंग फोर्स है 40 न्यूटन। ओके, इफ m1 is 10, m2 is 6, m3 is 4, तो 10 + 6 + 4 is 20, टोटल मास 20, राइट। टेंशन T2 पूछा है, टेंशन T2 पूछा है। पहले तो तुम एक्सेशन फाइंड कर लो। एक्सेशन इज ड्राइविंग फोर्स 40 अपॉन टोटल मास 40/20 इज 2। तो तुमको यहां से एक्सेशन मिल गया T अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। T मतलब यहाँ पे T3, तो 40/20 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पूछा है टेंशन T2, इसके पीछे कौन कौन है? m1 और m2। m1 is 10, m2 is 6, मतलब 16 × 2 32, 32 खत्म हो गया, डन। तो T2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 10 प्लस 6 × 2 दैट इज 32 न्यूटन का टेंशन। What will be T1? 20। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अभी इसमें नया वैरायटी फ्रिक्शन में आएगा। जहां पे फ्रिक्शन होगा वो अपोज करेगा, वो हम फ्रिक्शन में देखेंगे। फिलहाल तो सब सेम टाइप है। ओके, हाँ, ये थोड़ा सा अलग है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन लिटिल बिट डिफरेंट, नॉट अलॉट बट लिटिल बिट डिफरेंट। तो इसमें क्या बोला है आपको? 2 masses m1 and m2, m1 is greater than m2, are connected by massless, flexible and inextensible string passed over massless and frictionless pulley। The acceleration of center of mass is,
हमारे पास दो मासेस है m1 एंड m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो जहां पे m1 होगा वो नीचे जाएगा, जहां पे m2 होगा वो ऊपर जाएगा। दे आर कनेक्टेड बाय मासलेस, फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पास्ड ओवर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है यहाँ पे अब तक आपको एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक पूछ रहे थे, दोनों साइड में से एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ रहे थे अब तक। अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया, इन्होंने बोला सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन बताओ। तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये पुली है ऑफ कोर्स, फ्रिक्शनलेस, मासलेस, देन यू हैव एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, एक साइड पे मास m1 है और m1 इज ग्रेटर देन m2, तो जहां पे m1 है वो साइड नीचे आएगा और जहां पे m2 है वो साइड ऊपर जाएगा, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ऐसा कुछ आने वाला है। दिस इज m1, तो यहाँ पे क्या आ गया m1g, यहाँ पे क्या आ गया m2g, ये नीचे आएगा विथ a, ये ऊपर जाएगा विथ a, यहाँ पर टेंशन t है, यहाँ पे भी टेंशन t है। आपको पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहली बात समझ लो, a1 ये भी a है और a2 ये भी a है, तो पहले a फाइंड कर लो। हाउ डू यू फाइंड आउट a? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स विल बी m1 माइनस m2g, क्योंकि m1g ज्यादा है, नीचे की तरफ सिस्टम को वो लेके जाएगा, m2g कम है वो अपोज करेगा, तो m1g माइनस m2g इज नेट फोर्स, तो g कॉमन निकाल लिया अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? अब आपको पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपको याद होगा हमने ऐसा लिखा था m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, हमने एक्चुअली वेक्टर फॉर्म लिखा था। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वेक्टर इज m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ तक क्लियर? हाँ, ये बाय द वे a2 है, ये a1 है, सॉरी फॉर दिस ग्लिच, ये a1 है, ये a2 है। अब अगर आप a1 को पॉजिटिव ले रहे हो, क्योंकि ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे है, तो a1 को पॉजिटिव लेता हो, तो a2 क्या लेंगे? नेगेटिव। अदर वे राउंड इज ऑल्सो ओके। अगर आप a2 को पॉजिटिव ले रहे हो तो a1 विल बी नेगेटिव। तो मैं ऐसा करता हूं, आई विल से लेट a1 इज पॉजिटिव एंड a2 विल बी नेगेटिव। दोनों की वैल्यू तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन वाइज क्या थे? अपोजिट। तो a1 क्या ले लिया? पॉजिटिव, a2 क्या ले लिया? नेगेटिव। तो सेंटर ऑफ मास, अभी एक बार आपने डायरेक्शंस लगा दिए ना, डायरेक्शन लगाने के बाद वेक्टर हटा देना। डायरेक्शंस एक बार दे दिए तो भूल जाओ, वेक्टर्स छोड़ दो। तो ये क्या आ जाएगा? m1 a1 विच इज a प्लस m2 a2, लेकिन a2 इज माइनस a, तो हमने क्या लगा दिया? सिर्फ बीच में माइनस, ओके, अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू a। तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2a, और a क्या था? a क्या है? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। तो क्या हो गया? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू g हो गया। ऑप्शन नंबर ए। So we'll move to the next set. This set of question, इसमें मोस्टली PYQs है। पिछले सेट में भी थोड़े बहुत PYQ थे, यहाँ पे मोस्टली PYQ है ऑफ इधर नीट और JEE। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको लेवल अभी अप रियलाइज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली PYQ है, तो फिर थोड़ा सा तो ज़्यादा लेवल हो जाएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a straight line with, अच्छा वो डबल प्रिंट हो गया, स्ट्रेट लाइन विथ मोमेंटम, तो यहां पे हटा दो। तो पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a straight line with momentum p,
हमारे पास एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, उसका मोमेंटम p है, स्टार्टिंग एट t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली t की वैल्यू 0 मतलब इनिशियल, तो स्टार्टिंग एट t इक्वल टू 0 और फोर्स F इक्वल टू kt एक्ट्स in the same direction on the moving particle during time interval capital T, so that its momentum changes from p to 3p. Here k is a constant, the value of t is, एक पार्टिकल था जो ऑलरेडी मूव हो रहा था, उसका मोमेंटम p था, तो हमने t इक्वल टू 0 पे उस पर एक फोर्स लगा दिया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब तुम फोर्स लगाते हो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ना मतलब उसका मोमेंटम भी बढ़ता है, तो उसका मोमेंटम p से क्या हो गया 3p, करेक्ट। अगर तुमने फोर्स लगाया होता अपोजिट डायरेक्शन में तो मोमेंटम कम होता, तो p से कम फाइनल मोमेंटम आता। यहाँ पे बोला है यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मोमेंटम बिकम्स 3p, p to 3p, राइट। और ये चेंज इन मोमेंटम p से 3p कितने टाइम इंटरवल में हुआ, कैपिटल T, मतलब 0 से कैपिटल T। आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T, तो सबसे पहले यू मस्ट नो कि तुमको फोर्स दिया हुआ है, तो F इक्वल टू dp बाई dt। वाई एम राइटिंग डाउन dp बाई dt, वाई नॉट ma, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ही dp का है, चेंज इन मोमेंटम का, और फोर्स क्या दिया हुआ है kt, तो kt इक्वल टू dp बाई dt। अब इसके आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। अब इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब जिनको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पता, पहले बता देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव, इसमें डेरिवेटिव है क्या, यस। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू हो, है क्या, यस। तो ये कौन सा इक्वेशन बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का एटलीस्ट आपके लेवल तक, बाकी इंजीनियरिंग में बढ़ेगा लेवल, लेकिन 12th तक मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आएंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, वो भी समझ लो। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक है मोमेंटम क्योंकि मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो रही है, और एक है टाइम बिकॉज टाइम इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, 2। कौन से 2, मोमेंटम एंड टाइम। हमको ये देखना होता है कि क्या हम इन दोनों वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट कर पा रहे हैं क्या, यस कर पा रहे हैं। कैसे, सिर्फ dt को यहाँ लेके आ जाएंगे तो kt dt इक्वल टू बन जाएगा dp। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो तो पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करो, वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करो, और k तो कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को मैं पहले ही बाहर रख देता हूँ, इंटीग्रेट कर लिया t dt और इंटीग्रेट कर लिया p। जब टाइम की वैल्यू 0 थी तब मोमेंटम p था, जब टाइम की वैल्यू कैपिटल T हो गई तो मोमेंटम 3p हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, t dt का इंटीग्रल क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2, तो t स्क्वायर बाई 2 विद इन लिमिट्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। dp का इंटीग्रेशन क्या होता है, p लिमिट्स क्या आएंगे, p टू 3p। तो 2 को बाहर निकाल लेता हूं, कांस्टेंट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। तो ये आ गया आपका kt स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हाउ मच, 2p। तो t स्क्वायर कितना आ गया, 4p बाई k। तो t कितना हो गया, रूट ऑफ 4 इज 2 अंडर रूट p बाई k। तो 2 रूट ऑफ p बाई k है क्या, ऑप्शन बी। A bullet of mass 20 gram is 0.02 kilogram, has initial speed of 1 meter per second just before it starts penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter. If the wall offers a mean resistance of 2.5 Newton raised to minus 2 Newton, the speed of the bullet after emerging from the other side of the wall is close to। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सही सेट कर रहे हैं ना हम लोग, यही क्वेश्चन है ना, पक्का, हाँ तो ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। हमारे पास एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, उसका इनिशियल स्पीड दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग अ मड वॉल। मट्टी का दीवार है, उसमें जाने से पहले मतलब इनिशियल स्पीड u की वैल्यू थी
1 मीटर पर सेकेंड। उसका थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ द वॉल मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट कितना है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। इफ द वॉल ऑफर द मीन रेजिस्टेंस ऑफ, बुलेट जब वॉल में से जाएगा तो वो वॉल उसको अपोजिशन ऑफर करेगा जिसको तुम रिटार्डेशन बोलते हो। रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10⁻²। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर एमर्जिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइनल स्पीड पूछा है, हाउ डू यू फाइंड आउट फाइनल स्पीड, v = u + at। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट फाइनल स्पीड। डू यू नो u? यस, a तो मिल जाएगा हमको, लेकिन टाइम बताया है क्या हमको? नहीं। तो अगर टाइम नहीं बताया तो फिर हम लोगों ने ये इक्वेशन नहीं यूज करना चाहिए। तो v² = u² + 2as। u पता है यस, s पता है यस, a मिल जाएगा, a मिल जाएगा। a कहाँ से मिलेगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स दिया हुआ है तुमको, रेजिस्टेंस फोर्स दिया हुआ है, और क्योंकि फोर्स रेजिस्टिव है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, रिटार्डेशन है ना वो, इसके लिए माइनस। u की वैल्यू कितनी थी 1, 1² इज 1। फोर्स इज हाउ मच 2.5 × 10⁻²। मास ऑफ द बुलेट 20 ग्राम, 2 × 10⁻²। 20 × 10⁻³ मतलब 2 × 10⁻²। डिस्टेंस वॉज 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 20 × 10⁻² मतलब 2 × 10⁻1। हो गया सॉल्व। कैंसल 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 कैंसल। 2.5 × 2 इज 5, 5 × 10⁻1 इज 0.5, 1 में से 0.5 गया तो 0.5। ये v² है, ये v² है, दिस इज v²। तो v क्या आएगा 0.5 को क्या लिख लिया मैंने 0.49। व्हाट इज द रूट ऑफ 0.49? 0.7। तो 0.7 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा लेकिन सिंपल है। 2 blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by massless and inextensible string। A और B के बीच में एक स्ट्रिंग है। The whole system is suspended by a massless spring। नीचे स्ट्रिंग है, ऊपर स्प्रिंग है। स्प्रिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, क्योंकि स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। बताता हूँ वो क्या चीज़ है, बताता हूँ बाद में मैं। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट आर। मतलब तुमने ना ये स्ट्रिंग को काट दिया तो ए और बी इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो एक सिस्टम है जिसमें एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के नीचे एक ब्लॉक है ए जिसका मास 3m है, और उसके नीचे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज लाइक रोप, रस्सी, एंड देन यू हैव अनदर मास b जिसका मास m है। अब आपने जो स्ट्रिंग है उसको काट दिया, तो सिंपल लॉजिक, जब तुमने इसको कट कर दिया, ठीक है, b ब्लॉक तो नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी,
तो बी का एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू, तो वो तो जी आने वाला है। मतलब देख के समझ में आ गया कि सी और डी नहीं है, तो बचा कौन, ए और बी। बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ए का एक्सेलरेशन ग्रेविटी नहीं कर रहा है, कौन करवा रहा है, तो आंसर हो गया खत्म। अब इसका तुमको अगर सॉल्व करना है तो तुम कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दिस। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू 24 आवर्स, नॉट 24 रियली, 24 में से माइनस कर दो 22.5 प्लस 24, कल छुट्टी है ना हमारा, तो आपके पास लगभग 24 प्लस 22.5 46.5 आवर्स है टू वर्क दिस आउट। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके आंसर यही मिलने वाला है, और नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस दिस हाउ टू गेट दिस आंसर, पर यही आएगा। बी का तो जी ही है, तो सी और डी तो नहीं है, और ए का जी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो आंसर इज ए। गुड, सो वी विल स्टॉप एट दिस क्वेश्चन फॉर टुडे।